हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड CMA अंशिका त्यागी। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करूंगी वो है कि हम ऑनलाइन एडमिशन के लिए खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। CMA में ऑनलाइन एडमिशन के लिए खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली मैंने फाउंडेशन का आप लोगों को पूरा प्रोसेस करके दिखा दिया था कि आपको फाउंडेशन का अगर एग्ज़ाम लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या आपको प्री रिक्विजिट्स हैं कि आप जब एडमिशन फॉर्म फिल करने बैठो तो आप पहले से क्या चीज़ें तैयार करके रखो और कैसे आपको पूरा प्रोसेस करना है। मैंने पूरा फॉर्म भी आपको फिल करके दिखाया था, लेकिन बस मैंने पेमेंट पे जाके रुक गई थी क्योंकि मुझे पेमेंट नहीं करना था। मुझे वापस से CMA में एडमिशन नहीं लेना है। आई एम ऑलरेडी अ क्वालिफाइड CMA, सो इसलिए मैंने पेमेंट वाले मोड तक यहाँ पे रोक दिया था। फिर उसके बाद अटैचमेंट का तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया था कि क्या क्या अटैचमेंट आप लोगों को उसमें अटैच करना था। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, जस्ट बिकॉज उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो, वही सेम प्रोसेस इंटरमीडिएट का भी रहेगा। लेकिन ये डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि मैम इंटरमीडिएट का अलग से करके दिखाओ, फाइनल का अलग से करके दिखाओ, तो स्टूडेंट्स की डिमांड तो फुलफ़िल करनी होती है। सो इस वीडियो में हम पूरा इंटरमीडिएट लेवल का प्रोसेस देखते हैं। तो ये पेज जो मैंने आपको खोलकर दिखाया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप सबसे पहले इंस्टीट्यूट की साइट पे जाओगे। इंस्टीट्यूट की साइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे होम पेज पे आपको ऑनलाइन एडमिशन का दिख जाएगा। जब आप ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करोगे तो आपको ये इंटरफेस खुल के आएगा इस पेज का। फिर आप यहाँ पे क्लिक हेयर करोगे। क्लिक हेयर करने के बाद आपके पास पूरी विंडो खुल के आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। आपको क्योंकि इंटरमीडिएट के लिए लेना है, फाउंडेशन के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पहली वीडियो में पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है कि अगर आप में से कोई, आपका बहन भाई, कोई भी दोस्त या आस पड़ोसी देखना चाहते हैं तो उनको आप वो लिंक रेफ़र कर सकते हो। तो इंटरमीडिएट के एडमिशन के कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंटरमीडिएट की जो फ़ीस होती है वो 20,000 होती है। ओरल और पोस्टल कोचिंग दो टाइप की होती हैं। आप ओरल भी कर सकते हो या पोस्टल भी कर सकते हो। ओरल और पोस्टल में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो जब भी अभी हम प्रोसेस करेंगे, आगे फिल करेंगे तो आपको चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, तभी मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो फ़ीस 20,000 रुपये होती है। फाउंडेशन में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप इंस्टॉलमेंट में भी फ़ीस पे कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट में अगर आप फ़ीस पे करते हो तो पहली इंस्टॉलमेंट 12,000 की होती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 8,000 की होती है। 12,000 आपको एडमिशन के टाइम पे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो तब देनी होती है, और सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट है वो उन्होंने बोला है कि डिपेंड करता है डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट फॉर डिटेल रेफर फीस स्ट्रक्चर। मतलब कि फीस स्ट्रक्चर का एक पेपर है, वो भी मैं आपके साथ कभी डिस्कस कर लूँगी। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कब आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट करनी है एंड ऑल। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम क्योंकि फॉर्म फिल करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। सो एक बात और बता दूं कि आप इंटरमीडिएट में जब आप एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। या तो आपने फाउंडेशन क्लियर कर रहा हो CMA का फाउंडेशन, CS का फाउंडेशन अगर आपने क्लियर कर रखा है, या फिर CA का इंटरमीडिएट लेवल आपने क्लियर कर रखा है, तब आप एलिजिबल होते हो CMA इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर आपने फाउंडेशन नहीं क्लियर करा है इन तीनों प्रोफेशन में से, मतलब CA और CMA का, लेट मी क्लियर है अगेन, कुछ गलती हो गई थी, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आप अगर इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हो, CMA इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हो, तो फाउंडेशन मतलब कि CMA का या तो आपने CMA इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन वाले एग्ज़ाम क्लियर कराओ या फिर कंपनी सेक्रेटरी वाले इंस्टीट्यूट का आपने फाउंडेशन क्लियर कराओ। लेकिन अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट हो, वहाँ पर आपको सिर्फ फाउंडेशन इज़ नॉट एलिजिबल। फाउंडेशन के साथ साथ अपने इंटरमीडिएट लेवल दैट इज़ IPCC लेवल भी क्लियर करा हो, तब आप CMA इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल होते हो। एक और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है तो आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हो। तो ये ये 3-4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं आपके एडमिशन लेने के लिए इंटरमीडिएट में। फिर उसके बाद यहाँ पे दिसंबर 2020 रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि अभी आज जिस डेट को मैं ये वीडियो बना रही हूँ दैट इज़ 18 जून, और 31 जुलाई लास्ट डेट होती है दिसंबर अटैम्प्ट के लिए। अगर आप दिसंबर अटैम्प्ट में बैठना चाहते हो तो 31 जुलाई से पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप जून अटैम्प्ट के लिए बैठना चाहते हो, आपको 31 जनवरी से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अदरवाइज़ फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हो उस पर्टिकुलर अटैम्प्ट के लिए, फिर आपको अटैम्प्ट डेफर करना पड़ता है अपना। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्री रिक्विजिट्स होंगी फॉर्म फिल करने से पहले, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। अटैचमेंट के नाम पर आपके पास कलर्ड स्कैन फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, वो जो और JPG और JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए आपके। एज प्रूफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो PDF फॉर्म में होना चाहिए। मस्ट श्योर कि
मतलब कि प्रोसेस अपने एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है कि आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। एज प्रूफ होना चाहिए, सर्टिफिकेट एज प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए PDF फॉर्म में, जिसकी साइज़ जो है वो 300 KB से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। स्कैन कॉपी होनी चाहिए सिग्नेचर की, जो JPG और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास जो 300 KB से ज़्यादा नहीं होंगे। ईच फाइल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एजुकेशनल सर्टिफिकेट में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। 10th का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है, 12th का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। अभी हम अंदर जाएंगे तो हम अंदर भी पढ़ेंगे, यहाँ पे चले जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। वापस से आते वक्त हम इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे इंटरमीडिएट लेवल वालों के लिए कि ये क्या लिखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको सक्सेसफुली जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा आपको वेलकम मैसेज मिलेगा। वेलकम मैसेज के बाद आपका आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नंबर कब जनरेट होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। स्टडी मटेरियल आपको तभी डिस्पैच होगा जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। और एप्लीकेशन में अगर आपकी कोई कमी पाई जाती है तो वो एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसीड नहीं करा जाएगा। तो ध्यान रखना कि आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबसे सही किया हो। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मतलब कि एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं थे, आप अपना एडमिशन का प्रोसेस छोड़ के बीच में ऐसे ही चले गए, तो वो जो आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है वो 30 दिन तक रिफ्लेक्ट होगी इंस्टीट्यूट की साइट पर। एक सेकेंड, तो हम यही बता रहे थे कि अगर आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है तो वो 30 दिन तक रिफ्लेक्ट करेगी इंस्टीट्यूट की साइट पे। वो जो आपने डिटेल सेव करी है वो 30 दिन तक दिखेंगी। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद से आपको फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट वालों के लिए। इंटरमीडिएट पे क्लिक करते हैं कि उनका इंटरफेयर, तो जब आप खोलोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि तीन है यहाँ पे। आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी बारे में सब डिटेल बताई हुई है, तो इसका फ़ोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो लैपटॉप की स्क्रीन का, जैसे भी करना है उसको अपने पास सेव करके रखो, ताकि जब आप एडमिशन अपना करने बैठो तो उस टाइम पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट छूट ना जाए। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रहे थे आपका, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया, तो प्रोविजनल आपका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो उस केस में आपके पास पासपोर्ट फुट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। और फ़ोटो को किस फॉर्मेट में रखना है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। JPG और JPEG फॉर्मेट में रखना है उसको। स्पेसिमेन के सिग्नेचर, दैट मीन्स आपके सिग्नेचर भी JPG और JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। एज प्रूफ PDF फॉर्म में होना चाहिए। उसकी 300 KB से ज़्यादा की मतलब 300 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 10th की मार्कशीट भी आपको PDF फॉर्म में रखनी है और वो भी आपके 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट भी आपको मार्कशीट आपको PDF फॉर्म में रखनी है और वो भी 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएशन का जो फर्स्ट सेकेंड ईयर 1st to 5th सेमेस्टर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। उसकी वो भी आपको PDF फॉर्म में रखनी है। टोटल जो उसका वो होगा, पाँचों की पाँचों मार्कशीट एक साथ आप स्कैन करके एक ही फाइल में रखोगे और उस फाइल का जो साइज़ होगा वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर बाई चांस गलती से ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको ऑनलाइन कंप्रेस कर सकते हो। आई लव PDF के नाम से एक साइट है, उस पर जाके आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस का ऑप्शन आएगा तो आपको वो बड़ी फाइलों को छोटी फाइल मतलब कि साइज़ छोटा कर देता है फाइल का। ग्रेजुएशन का अगर आप थर्ड ईयर है और आपका 6th सेमेस्टर में आप हो तो 6th सेमेस्टर का आपको एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना है, अगर आप प्रोविजनल स्टूडेंट हो। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो दैट मीन्स आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो उस केस में आपको फ़ोटो देना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, एज प्रूफ देना है, 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट देनी है। ग्रेजुएशन का 1st से लेकर 3rd ईयर तक दैट मीन्स 1st से लेकर 6th सेमेस्टर तक की मार्कशीट अपलोड करनी है। और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइड मार्कशीट, या तो आपने CMA फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करा है, या CS फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करा हुआ है, या IPCC या CA इंटर क्लियर करा हुआ है, या कैट CMA का एक कैट एग्जाम होता है वो आपने क्लियर करा हुआ है, तो उनकी क्वालिफाइड मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। फॉर दोज स्टूडेंट्स for engineering graduates having completed 2 years 4 semester equivalent और graduate engineers क्वालिफाइड इंजीनियर फाइनल एग्जामिनेशन, उनके लिए क्या है 2nd और 4th सेमेस्टर की मार्कशीट उनको और इक्विवेलेंट मार्कशीट जो है उन्हें अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की अपलोड करनी है, तब वो एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स का आपने पूरा फ़ोटो खींच के रख लो। मेन जो है ज़्यादातर बच्चे 2nd वाले क्राइटेरिया से आते हैं, तो
ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन से हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अगर फाउंडेशन से आए हो तो CMA फाउंडेशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। CS फाउंडेशन से डायरेक्ट एंट्री लेना चाह रहे हो तो CS फाउंडेशन की मार्कशीट। अगर CA के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप CA के स्टूडेंट भी हो और CMA भी करना चाहते हो, तो उस केस में आपको CA का जो IPCC का मार्कशीट होगा वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। नाउ वही क्वेश्चन जो भी पीछे हम पढ़ रहे थे कि पोस्टल कोचिंग या ओरल कोचिंग, तो ओरल कोचिंग और पोस्टल कोचिंग में जो डिफरेंस है मेन वो मैं यही बता दूं कि ओरल कोचिंग में क्या होता है, इंस्टीट्यूट आपको कोचिंग प्रोवाइड कराता है। ऑल्दो यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूं कि ओरल कोचिंग और पोस्टल कोचिंग दोनों की फ़ीस सेम होती है, ठीक है। और यहाँ पे ओरल कोचिंग में आपको इंस्टीट्यूट आपको क्लासेस प्रोवाइड कराता है। आपको क्लासेस जाके वहाँ पे अटेंडेंस का भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि 75% आपको अटेंडेंस कंपलसरी है। तो आप ओरल कोचिंग में वहाँ पे जाके इंस्टीट्यूट आपको टीचर्स प्रोवाइड कराता है, फैकल्टी प्रोवाइड कराता है, वहाँ पे वो आपको क्लासेस देते हैं, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन किसी किसी के लिए ये पॉसिबल हो सकता है ज्वाइन करना, लेकिन कुछ जैसे चैप्टर्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, स्टडी सेंटर्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। पूरे इंडिया में 98 स्टडी सेंटर्स ही हैं, लाइक चैप्टर्स ही हैं, 98 चैप्टर्स हैं, उसमें 98 चैप्टर्स पूरे इंडिया में आप सोच सकते हो। तो 98 में कितने बच्चे कवर कर पाएंगे, तो काफ़ी किसी के घर से बहुत ज़्यादा दूर हो सकता है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है ओरल कोचिंग को डेली बेसिस पे ज्वाइन करना, तो वो लोग पोस्टल कोचिंग के लिए ऑप्शन ले सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, पोस्टल कोचिंग में आपको जो इंस्टीट्यूट है वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा देता है। अब आप घर बैठ के पढ़ो या फिर आपके आस पड़ोस की प्राइवेट कोचिंग से क्लास लो, ऑनलाइन क्लासेस लो किसी टीचर की, इंस्टीट्यूट को इस चीज़ से कोई मैटर नहीं है। आप कहीं से भी तैयारी करो, बस आप एग्ज़ाम देके उनको एग्ज़ाम दो, वो आपकी क्वालिटी टेस्ट करेंगे, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको पास कर देंगे, अदरवाइज फिर नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है। और एक और जो मेन बड़ा डिफरेंस होता है ओरल कोचिंग और पोस्टल कोचिंग में, वो ये होता है कि ओरल कोचिंग में जब आप डेली क्लासेस के लिए जाते हो, उसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है, तो जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो एक टेस्ट लिया जाता है आपका, तो वो टेस्ट आपको क्लियर करना होता है। अगर आपका वो टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल माना जाता है कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है कि हाँ आप अपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है एंड ऑल दैट। फिर और पोस्टल कोचिंग में आपको ऐसा कोई मतलब पोस्टल कोचिंग में क्या होता है कि इंस्टीट्यूट की साइट पे कुछ इलेक्टिव टेस्ट पेपर्स कुछ ऐसे उनको ET के नाम से जाना जाता है, तो वो पोस्टल टेस्ट पेपर्स के नाम से जाना जाता है। पोस्टल टेस्ट पेपर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं और उन टेस्ट पेपर्स का आंसर आपको लिख कर इंस्टीट्यूट में सबमिट करना होता है। तो ओरल कोचिंग में आपका टेस्ट हो जाता है, और अगर आप पोस्टल कोचिंग को ऑप्ट करते हो तो पोस्टल कोचिंग में आपको क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन मिल जाता है और वहाँ पे आपको सॉल्व करके और उसको इंस्टीट्यूट में सबमिट करना होता है। इंस्टीट्यूट में सबमिट करने के बाद आपको एक मतलब रिसिप्ट मिलती है, वो रिसिप्ट आपको संभाल के रखनी होती है। रिसिप्ट मिलने के बाद आप डाटा इंस्टीट्यूट के पास चला जाता है कि आपने सबमिट कर दिया है, देन आप एलिजिबल हो जाते हो एग्जाम्स के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रही हूँ कि मैं पोस्टल कोचिंग ऑप्ट कर रही हूँ, ओके करा मैंने इसको, तो हमारा पूरा इंटरफेस खुल के आ जाएगा कि क्या हमें फिल करना है। डिटेल बहुत नॉमिनल से डिटेल जो फाउंडेशन वाले में मांगी गई थी वही सब इसमें मांगा गया है इंटर वाले में। द डिफरेंस इज़ ओनली दैट कि आपका डॉक्यूमेंट्स का डिफरेंस था। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे आपको एनरोलमेंट में रेगुलर लेना है या प्रोविजनल लाना है। ये रेगुलर प्रोविजनल क्या है, बेसिकली ये प्रोविजनल उन लोगों के लिए जिनका रिजल्ट अवेटिंग में है, लाइक ग्रेजुएशन का रिजल्ट अवेटिंग में है, तो वो प्रोविजनल के लिए जा सकते हैं। रेगुलर वाले में जिन्होंने CMA फाउंडेशन क्लियर कर रखा है, CS फाउंडेशन क्लियर कर रखा है, ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीटेड है या IPCC कंप्लीट है उनका, तो वो रेगुलर को चूज़ करेंगे। रीजनल चैप्टर में आप अपना दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर कोई भी सिलेक्ट करते हो, लाइक आप इंडिया के वेस्टर्न रीजन में आते हो, तो वेस्टर्न में आपको मुंबई मतलब कि वेस्टर्न रीजन को सेलेक्ट करना है। अगर आप नॉर्थर्न रीजन में हो इंडियन के, तो आपको नॉर्थर्न रीजन सेलेक्ट करना है। जैसे मैं नॉर्थर्न रीजन में हूँ तो मैं नॉर्थर्न रीजन क्लिक करूँगी तो फिर भी ये पूरी लिस्ट दिखा देगा कि चेक कर लो एक बार कि आप इन्हीं सारे स्टेट्स में कवर होते हो या नहीं। अगर नहीं कवर होते हो तो बाकी दूसरे रीजन्स को आप चेक कर सकते हो। कोचिंग टाइप हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये इनेबल नहीं हो रहा है। कोर्स टाइप भी हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, तो ये इनेबल नहीं हो रहा है। ये सैल्यूएशन में आपको सेलेक्ट करना है कि मिस्टर मिस, तो ऑब्वियसली सी आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इट फॉर द मिस।
तो मैं यहाँ पे बस आपको जो डिटेल है, ये जो एस्ट्रिक मार्क रेड मार्क्स हैं, ये आपको फिल करनी है डिटेल, फिर आप नेक्स्ट पे जाओ। जब ये पूरी डिटेल फिल हो जाएगी तभी आप नेक्स्ट पे जा सकते हो। बाकी इसमें आगे कुछ ऐसा है नहीं। एड्रेस डिटेल में आपको एड्रेस डालना होता है अपना। 2 टाइप के एड्रेस पूछे जाएंगे, परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा और एक प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जो जिनका घर कहीं और वो कहीं बाहर पीजी में रह रहे हो या किसी रिलेटिव के यहाँ पर रह रहे हो, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना प्रेजेंट जो आपका परमानेंट एड्रेस घर का एड्रेस है वो डाल सकते हो। प्रेजेंट एड्रेस में अपना जहाँ पे आप अभी प्रेजेंटली रह रहे हो वो एड्रेस डाल सकते हो। और फिर उसको फिर आपसे नीचे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप अपनी बुक्स वगैरह कहाँ मंगाना चाहते हो, लाइक कम्युनिकेशन एड्रेस आपसे पूछा जाएगा। तो आप उसमें ऑप्शन होता है प्रेजेंट या फिर परमानेंट, तो आप प्रेजेंट को सिलेक्ट कर दोगे। अगर आपको अपने इस वाले जो जहाँ पे आप करंटली रह रहे हो उस एड्रेस के पर अगर आपको बुक मंगानी है तो वहाँ पे प्रेजेंट सेलेक्ट कर सकते हो। एड्रेस डिटेल में सिर्फ इतना ही है। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपसे सिर्फ आपके मार्क्स वगैरह पूछे जाते हैं कि आपने कौन से बोर्ड से करा था, 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन, बस उनके मार्क्स वगैरह पूछे जाते हैं और कुछ नहीं है, छोटा सा है। पेमेंट में फिर आपको पेमेंट डिटेल बतानी है। पेमेंट डिटेल में आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो या फिर आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको अपने पेमेंट कार्ड वगैरह की डिटेल डालनी है, देन आप पेमेंट कर सकते हो। और अटैचमेंट में वही जो पेपर अभी हमने पहले पढ़े थे कि क्या क्या आपको अटैच करना है, लाइक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। तो फाइनली पूरा मैंने आपको पूरा समझा दिया है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फाइनल के लिए भी मैं वीडियो बना रही हूँ, बेसिकली तो सेम है लेकिन फिर भी कुछ डिमांड है कुछ स्टूडेंट्स को जिनको सेपरेटली चाहिए होता है, तो मैं फाइनल के लिए भी बना रही हूँ। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इंटरेस्टिंग लगे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बहुत ज़्यादा मतलब कि सारी हेल्पफुल वीडियोस जो भी CMA से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सारे जितने भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आपको सॉल्व हो जाएंगी। आपकी क्वेरीज़ सारी कंटेंट जो है, मैं आपको इतना और बता दूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट में अलग से CMA स्टूडेंट्स के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका मैंने नाम रखा हुआ है CMA CACS हेल्प सेक्शन। उसमें आपको जो है उसमें आपको सारी CMA से रिलेटेड CA से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। अपडेटेड वीडियोस होती हैं, आपकी सारी क्वेरीज़ के आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे। लाइक आपको पढ़ने में दिक्कत आती है तो उसके लिए क्या स्टडी टिप्स आपको यूज़ करने चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी कंपनी में लाइक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब बताया हुआ है, कहाँ से आपको अप्लाई करना चाहिए वो सब बताया हुआ है। दैट्स ऑल अबाउट माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दूसरों के साथ।